कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हम प्रमेय 1.3, 1.4 उदाहरण नंबर 9, 10 और 11 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो चलिए सबसे पहले हम प्रमेय 1.3 को देख लेते हैं क्या है। प्रमेय 1.3 है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया p हमारी एक अभाज्य संख्या है। ओके, आगे देखिए, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। p हमारी एक अभाज्य संख्या है, अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये यानी p a को भी विभाजित करेगी। यहाँ कहने का मतलब है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, इन्होंने बोला p एक अभाज्य संख्या है, ऐसा मान लीजिए। भाई अभाज्य संख्याएं आपको पता ही हैं, वो संख्याएं जो एक से और खुद से ही विभाजित होती हैं, बाकी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की संख्याएं, और ये अनंत हैं। आप लिखते रहोगे, ये आती रहेंगी। भाई 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, ठीक है, तो ये लगातार आती रहेंगी। 19 के बाद 23 आएगा, तो ये अनंत हैं। ये हमारी अभाज्य संख्याएं। ये केवल एक से या खुद से ही विभाजित होती हैं, बाकी किसी संख्या से ही विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई भाई। अब बात करते हैं a की। a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? वही जो हमारी गिनतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, या यूँ कह लें जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, यही क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं, और ये अनंत हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस चीज़ की। देखो, इन्होंने यहाँ बोला है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। p हमारी एक अभाज्य संख्या है और a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक का ये है वर्ग। ठीक, तो हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, इनमें से कोई सा भी ले लीजिए, अनंत है ये। तो हमने मान लो 4 लिया, ये हमारा a है। अब हमें a से क्या चाहिए? a स्क्वायर, तो मतलब 4 का हमें स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, ये स्क्वायर के रूप का हो गया। अब 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 गुणा 4 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें a क्या है भाई? 4 है। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। अब देखो, ये 16 कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है? केवल अभाज्य संख्याओं को ही देखना है। तो आप कहेंगे सर 2 से विभाजित होता है। बिल्कुल बात सही भाई, 2 से 8 बार में ये विभाजित हो जाता है। अब देखो, इन्होंने बोला अगर 16 2 से विभाजित होता है, और 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर 16 2 से विभाजित होता है तो 16 किसका वर्ग है भाई? 4 का वर्ग है। तो ये 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो हमने 3 लिया, अब हमें क्या करना भाई? 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9। 9 कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है? आप कहेंगे सर 3 से। अगर 9 3 से विभाजित हो जाता है तो 9 किसका वर्ग है भाई? 3 का वर्ग है। तो ये 3 भी क्या होगा? इस अभाज्य संख्या से यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 3 9, भाई 9 हमारा विभाजित हो गया, तो इसका मतलब 3 भी विभाजित हो जाएगा। ये इन्होंने इसमें बोला है। तो हमने यहाँ अच्छे से समझ भी लिया कि हाँ भाई, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वो पूर्णांक भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाएगा। अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं भाई सिद्ध कैसे किया जाएगा इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, a क्या है? a हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखो 6, ये हमारा क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। a हमारा 6 भी हो सकता है। ठीक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो 6 हमारा क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। 8 क्या है? ये भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो a हमारा क्या? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको भी तो भाई हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई इसके गुणनखंड हैं P1 गुणा P2।
अब कितने गुणनखंड हैं हमें नहीं पता भाई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं Pn तक। n क्या है 1 2 3 4 5 यानी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो हमने a को कुछ इस तरह से गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया, ठीक है। और P1 P2 P3 जितने भी इसमें गुणनखंड हैं ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, जहाँ P1 P2 डॉट 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 Pn तक अभाज्य संख्याएं, ये सभी हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब देखो ज़रा यहाँ उदाहरणों को देखो, इनको, इन संख्याओं को। 6 के गुणनखंड क्या है भाई, 2 और 3। क्या 6 इन दोनों ही गुणनखंडों से विभाजित हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? आप कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या 8 इनसे विभाजित हो जाएगा? आप कहेंगे सर हो जाएगा। ओके, अब 12 को देखिए, 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, या यूँ कह लें कि 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं। 3 गुणनखंड हो गए ये। क्या 12 इन तीनों ही अभाज्य गुणनखंडों से विभाजित हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है भाई। जो गुणनखंड होते हैं वो क्या करते हैं, जिस संख्या के वो गुणनखंड हैं उसको वो विभाजित कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ए के अभाज्य गुणनखंड हैं P1 P2 P3 P4 यानी Pn तक। ये सभी क्या हैं, ए के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो क्या ये सभी गुणनखंड ए को विभाजित करेंगे? आप कहेंगे हाँ सर कर देंगे, ठीक है, ओके। अब हमें देखना क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा? आप कहेंगे सर ए की आप 2 बार गुणा कीजिए तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं हमने ये ए की 2 बार गुणा कर ली तो हमें ए स्क्वायर मिल गया। अब हम ए स्क्वायर के भी इस तरह से गुणनखंडन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या होंगे ए स्क्वायर के गुणनखंड? तो आप कहेंगे सर ए की आपने 2 बार गुणा करी तो आपको ए स्क्वायर मिला। इसी प्रकार से ए के जो गुणनखंड हैं इनकी 2 बार गुणा कर लीजिए तो आपको ए स्क्वायर के गुणनखंड मिल जाएंगे। बिल्कुल बात सही है भाई। तो हम यहाँ 2 बार गुणा कर लेते हैं ए के गुणनखंडों की। एक बार हो गया, फिर गुणा दूसरी बार P1 गुणा P2 डॉट 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 Pn तक। ये क्या हो गए, ये ए स्क्वायर के गुणनखंड हो जाते हैं। यानी इन सभी गुणनखंडों से ए स्क्वायर विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखिए आप इस चीज़ को, इस पूरे को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। P1 2 बार है तो P1 की घात 2 गुणा P2 2 बार है तो आप लिख लेंगे P2 की घात 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ जितने भी गुणनखंड आएंगे उन सब की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो भाई 2 की घात 3, जितनी बार हैं उतनी घात लगा दी। जैसे यहाँ देखो 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3, 3 एक बार है तो एक घात 1 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक लगाने से। इसी प्रकार से हमने यहाँ किया है। तो यहाँ से हमें अब साफ साफ दिख रहा है कि भाई ए स्क्वायर के जो गुणनखंड हैं वो क्या हैं, P1 P2 डॉट 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 Pn तक। ये हमारे ए स्क्वायर के गुणनखंड हैं। अब आप एक बात और बताइए, क्या ए स्क्वायर इन सभी गुणनखंडों से विभाजित हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर के गुणनखंड हैं और गुणनखंड क्या करते हैं, जिसके वो गुणनखंड हैं उसको विभाजित कर देते हैं, ठीक है। यानी ए स्क्वायर इन सभी गुणनखंडों से विभाजित होगा। अब एक बात और बताइए, आपने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंडन होते हैं वो कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। जैसे देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, 2 गुणा 3, तो ये कैसे हैं, अद्वितीय हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये संख्याएं कभी भी नहीं बदल सकती हैं। क्या हम यहाँ पर अपनी तरफ से 5 लगा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है हम नहीं लगा सकते हैं। क्या हम 2 को इसमें से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। यानी ये कैसे हैं, अद्वितीय हैं, कभी नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार से
ए स्क्वायर के ये जो गुणनखंड हैं ये कैसे हैं, अद्वितीय हैं। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। ए स्क्वायर को आप इसी रूप में लिख सकते हो, बाकी किसी भी तरह से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा हम प्रमेय को पढ़ते हैं एक बार। तो प्रमेय में हमसे बोला है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। भाई पी ए स्क्वायर को कब विभाजित करेगी, जब पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। बिल्कुल बात सही, तभी तो विभाजित करेगी। और ये हमें दिया हुआ है यहाँ कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो ये जो पी है ये क्या होगा, P1, P2, P3, P4 यानी Pn तक, इनमें से ही कोई एक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडन हमारे ये हैं और ये अद्वितीय हैं, कभी नहीं बदलेंगे। तो ये जो P है ना, ये इन्हीं में से कोई एक है। ठीक है, होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना अपनी तरफ से इसमें P लगा देंगे, नहीं लगा सकते। तो अगर P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये जो P है या तो P1 है ये, या P2 है, या फिर आगे P3, P4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन है इनमें से कोई एक, इसीलिए ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये बात कंफर्म हो गई हमारी कि हाँ भाई इनमें से ही कोई एक है P। ठीक है, अब जरा देखिए ए के जो अभाज्य गुणनखंड हैं क्या हैं, P1, P2 डॉट 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 Pn, यानी जो अभाज्य गुणनखंड आपके ए स्क्वायर के हैं वही अभाज्य गुणनखंड तो आपके ए के भी हैं। अगर यहाँ P1 है कोई एक इनमें से, तो इनमें से भी तो कोई ना कोई P है। यहाँ हमारा अगर कोई P है, चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3 हो, कोई भी हो, अगर यहाँ P है तो यहाँ पर भी तो होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। अगर यहाँ पर P है तो वो क्या है, ए का एक गुणनखंड है, तो क्या करेगा वो, ए को विभाजित कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता तो P ए को भी विभाजित करेगा। अब इन सभी बातों को हमें कुछ इस तरह से लिखना है, दिया है क्योंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। भाई P ए स्क्वायर को विभाजित करती है हमें दिया हुआ है, इसीलिए P क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। और क्योंकि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1, P2 डॉट 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 Pn हैं जो कि अद्वितीय हैं, यानी ये कभी चेंज नहीं होंगे, इसीलिए P को P1, P2, P3, P4 यानी Pn तक में से कोई एक होना चाहिए, इन्हीं में से एक होना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो अद्वितीय हैं, कभी चेंज ही नहीं होंगे। तो P हम अपनी तरफ से तो लगा नहीं सकते हैं, तो P इनमें से ही कोई एक है। ठीक है, अब क्योंकि A बराबर है P1 गुणा P2 डॉट 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 Pn तक, जो अभाज्य गुणनखंड हमारे ए स्क्वायर के हैं वही अभाज्य गुणनखंड हमारे ए के भी हैं। इसका मतलब क्या है कि P इनमें से ही एक है, इसीलिए P से A भी विभाजित होगा। बस ये आपको लिख देना है, यहाँ पर ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए प्रमेय 1.4 को सॉल्व करते हैं। प्रमेय 1.4 में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि √2 क्या है, भाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास विधि में हम क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है उसका हम विपरीत मानते हैं, यानी विलोम, ऑपोजिट मानते हैं, और विलोम मानकर यानी विपरीत मानकर हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो विपरीत मानने का मतलब क्या है, √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय ना मानकर परिमेय मान लेंगे, यानी विपरीत मान लेंगे, और परिमेय मानकर हम अपने इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जब हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें एक विरोधाभास देखने को मिलेगा। ये विरोधाभास हमें क्यों मिलेगा, क्योंकि हम शुरू में क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, इसीलिए हमें ये विरोधाभास देखने को मिलेगा। ये विरोधाभास दूर कैसे होगा, जब हम ये मान लेंगे कि जो हमने माना है वो गलत है, तो विरोधाभास दूर हो जाएगा और इस तरह से √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या दी हुई है तो वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो एक बार अगर आपने √2 को अपरिमेय सिद्ध कर लिया तो आप इस तरह की किसी भी अपरिमेय संख्या को बहुत आसानी से अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, आपको ये प्रमेय बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी और आप इस तरह के किसी भी प्रश्न को, यानी इस तरह की किसी भी संख्या को
अपरिमेय बहुत आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, √2 को परिमेय मानना है, ठीक है, यानी विपरीत मानना है। तो यहाँ लिख लेते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है, हमने विपरीत मान लिया, ठीक है भाई। अपरिमेय को क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो वो p/q के रूप की होती है, मतलब अंश बटा हर के रूप की होती है, भिन्न के रूप की होती है, ठीक है, इस तरह की होती है। किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं भाई, पूर्णांक होते हैं, और q हमारा 0 नहीं होता है। अब क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसका मतलब क्या है भाई, √2 p/q के रूप की होनी चाहिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, q हमारा 0 नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं तब √2 p/q के रूप की होनी चाहिए, यानी हम √2 को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने √2 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, तो भाई इसको भी तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है, q हमारा 0 नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से विरोधाभास हमें देखने को मिलेगा। देखो एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको सहभाज्य पूर्णांक। देखो मान लेते हैं हमारे पास p/q कुछ इस रूप में है, ठीक है, 15/9 के रूप में। अब देखो 15 और 9 इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, यानी कौन सी संख्या कॉमन फैक्टर है। तो देखो कोई भी संख्या हो उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर होता है, यानी कॉमन फैक्टर एक जरूर होता है। एक के अलावा 15 और 9 भाई कौन सी संख्या से दोनों कट जाएंगे, यानी दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 15 3 से विभाजित हो जाता है और 3 से 9 भी विभाजित हो जाता है। तो 3 इन दोनों संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है या नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो ये दोनों पूर्णांक जो हैं ये सहभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इन दोनों में 1 और 3 ये दो कॉमन फैक्टर हैं, तो ये सहभाज्य नहीं है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं भाई, 3 है ना दोनों में कॉमन, तो अगर हम 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 3, ठीक है। जब हमने इनके कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया तो हमें मिला 5/3। अब ये जो 5/3 है इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ कॉमन है तो भाई 1, यानी 5 और 3 किसी भी एक संख्या से एक साथ विभाजित नहीं हो सकते हैं सिवाय 1 के। तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और भी संख्या होती है सहभाज्य संख्याएं या सहभाज्य पूर्णांक नहीं होते हैं। अब देखिए सहभाज्य पूर्णांक का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य हों। देखो 25/16, क्या इन दोनों में कोई संख्या कॉमन है, कुछ कॉमन फैक्टर है इसमें, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं तो वो केवल एक है, एक के अलावा ये दोनों संख्याएं एक साथ किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। देखो 25 5 से विभाजित होता है, ठीक है, लेकिन क्या 16 5 से विभाजित होता है, नहीं होता है। इसी प्रकार से 16 2 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी विभाजित हो जाता है, 8 से भी विभाजित हो जाता है, लेकिन क्या 2 से 4 से 8 से या 16 से ये 25 विभाजित होता है, नहीं होता है।
तो ये दोनों संख्या ना एक साथ किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, मतलब किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होती है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर केवल एक है, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक होता है वो हमारे होते हैं सहभाज्य पूर्णांक। तो यहाँ जो हमारे P/Q है ये कुछ इस तरह की संख्याएं हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इस रूट को हटाना है। ये रूट भाई कैसे हटेगा, तो आप कहेंगे सर आप √2 का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि √2 का वर्ग का मतलब है √2 के वर्ग का मतलब है कि भाई √2 की 2 बार गुणा करना। तो हमें क्या मिलेगा भाई, इस रूट से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर जो संख्या वो हमें मिल जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, √2 का वर्ग करेंगे, इधर वर्क करेंगे तो इधर भी हमें वर्क करना होगा। जो काम हम एक तरफ करते हैं वही काम हम दूसरी तरफ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्क करना है। दोनों ओर वर्क करने पर तो यहाँ हो जाएगा भाई √2² और इधर हो जाएगा P/Q², ठीक है। क्या किया हमने भाई, रूट को हटाने के लिए वर्क किया है, ठीक है। इधर वर्क किया तो इधर भी वर्ग हमें करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, P²/Q², P²/Q², ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से 1 गुणा P², ये हो जाएगा P² बराबर 2 गुणा Q², ये हो जाएगा 2Q²। अब देखिए हमें मिला है P² बराबर 2Q²। अब ये 2Q² जो भी संख्या है, ये जो भी संख्या है इसका एक अभाज्य गुणनखंड हमें 2 दिख रहा है 2, तो ये संख्या क्या होगी भाई, 2 से विभाजित हो जाएगी। देखो अगर आपको कहीं लिखा मिले 2 गुणा 9, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये 2 क्या है, ये जो भी संख्या है इसका एक गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है। तो ये जो भी संख्या होगी इस 2 से विभाजित हो जाएगी। अब क्योंकि भाई ये भी एक गुणनखंड है तो इससे भी हो जाएगी। देखो 2 गुणा 9 क्या होता है भाई, 18 होता है। 2 से 18 विभाजित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और 9 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो भी संख्या है 2 गुणा Q², ये 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये संख्या विभाजित हो जाएगी तो भाई बराबर में है P², तो P² भी विभाजित हो जाएगा। भाई बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, जो संख्या ये है वही संख्या ये है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 गुणा 9 बराबर 18, जो संख्या ये है वही संख्या तो ये है। भाई ये क्या है, इन दोनों की गुणा करके हमें 18 मिला, तो ये गुणनफल ही तो है। इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा करके हमें क्या मिल रहा है, P² मिल रहा है, तो ये क्या है, गुणनफल है। अगर ये संख्या 2 से विभाजित है तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हमने 1.3 में, फिर मैं 1.3 में पढ़ा है कि अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी पूर्णांक का वर्ग विभाजित हो जाता है तो वो पूर्णांक भी विभाजित हो जाता है। देखो P क्या है, एक पूर्णांक है, जैसा कि हमने यहाँ मान लिया है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो P एक पूर्णांक है और इस पर लगाए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, पूर्णांक का वर्ग। 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 2 से अगर P² विभाजित है तो 2 से ये P भी तो विभाजित हो जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ देखा कि P से A² अगर विभाजित है तो P से A भी तो विभाजित हो जाएगा। ये हमने फिर मैं 1.3 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। P हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 2 क्या है, ये अभाज्य संख्या, ये P हो जाएगा और ये A² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना है क्योंकि P² 2 से विभाजित है इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। ये हमें कहाँ से मिला, फिर मैं 1.3 से, ठीक है। और इसको आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट में हमें क्या मिला, P 2 से विभाजित है, यानी 2 क्या है, P का एक अभाज्य गुणनखंड है।
भाई अगर p 2 से विभाजित है तो 2 क्या है, p का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो हम p को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। माना p बराबर 2r, जहाँ r कोई पूर्णांक है। भाई देखो p का एक गुणनखंड 2 है तो दूसरा गुणनखंड कुछ ना कुछ जरूर होगा। भाई कोई ना कोई तो पूर्णांक दूसरा गुणनखंड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हमने r मान लिया है, ठीक है। तो हम p को 2 गुणा r इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्क करना है, ठीक है। दोनों ओर वर्क करने पर p का वर्ग बराबर 2 r का वर्ग। तो यहाँ हमें मिलेगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4 r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब देखिए यहाँ है p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर और यहाँ हमें मिला p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, यानी दोनों ही क्या हैं भाई, p स्क्वायर के मान हैं। अगर p स्क्वायर आपस में बराबर हैं तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या हम इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही p स्क्वायर के मान हैं। अब इस 2 की साइड चेंज कीजिए तो यहाँ बचेगा q स्क्वायर और यहाँ है हमारा 4r स्क्वायर। ये 2 कहाँ जाएगा भाई, ये आ जाएगा बटे में। इस 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके। अब देखिए 2r स्क्वायर, ये जो भी संख्या है 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, बिल्कुल हो जाएगी भाई, क्योंकि 2 क्या है, इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बराबर है q स्क्वायर, तो भाई अगर ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि दोनों भाई बराबर हैं, ठीक है। और अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर मैं 1.3 से। तो हमें लिखना है क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसीलिए q भी 2 से विभाजित होगा। ये हमें मिला है 1.3 से, ठीक है। इसको हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं हम सेकंड, ठीक है। यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब बस हमें केवल लिखने का काम करना है, ठीक है। तो लिखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट में हमें क्या मिला है, p 2 से विभाजित है, ठीक है। और सेकंड में हमें क्या मिला, q भी 2 से विभाजित है, यानी p और q ये दोनों ही 2 से विभाजित हैं। इसका मतलब क्या है भाई, विभाजित अगर हो रहे हैं दोनों 2 से तो 2 इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, जो क्या है भाई 1 के अतिरिक्त है। और हमने शुरू में क्या बोला कि p और q दोनों सहभाज्य हैं, यानी इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो केवल 1 है, लेकिन यहाँ हमें 2 भी देखने को मिल जाता है, तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। भाई हमने कहा कि कॉमन फैक्टर केवल 1 है, लेकिन जब हमने सवाल को सॉल्व किया तो हमें कॉमन फैक्टर 2 भी मिल गया, तो ये एक विरोधाभास हो गया। भाई हमने कहा ये दोनों सहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सहभाज्य नहीं है भाई, 2 से भी विभाजित हो रही हैं, तो ये एक विरोधाभास हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये विरोधाभास हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरू में विपरीत माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमें ये विरोधाभास मिला है। ये विरोधाभास कैसे दूर होगा, जब हम ये मान लेंगे कि जो हमने माना है ये गलत है, हमारा मानना गलत है, तो ये विरोधाभास दूर हो जाएगा, ठीक है। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो हमने माना है वो गलत है, यानी √2 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ओके। अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है भाई, आप अच्छे से जानते हैं जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। और लास्ट में हमें लिखना है, फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि p और q 2 से विभाजित हैं। हमने भाई फर्स्ट और सेकंड में क्या देखा, हमने देखा कि p और q दोनों ही 2 से विभाजित हैं। इसका मतलब क्या है, p तथा q में 1 के अतिरिक्त यानी 1 के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 भी क्या है, एक कॉमन फैक्टर
है जो एक विरोधाभास है। बिल्कुल विरोधाभास है भैया। और ये विरोधाभास हमें क्यों मिला? ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में आपको ये लिखना होगा। इस तरह के सवालों में हमें लिखने का काम ज़्यादा करना होता है, ठीक है। यहाँ आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट में दे रखी होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को आप अपरिमेय आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही यहाँ पर हमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसे हमने √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, सेम तरीके से हम √3 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, यानी विरोधाभास विधि का प्रयोग हम करने वाले हैं। विरोधाभास विधि में हम क्या करते हैं भाई? जो दिया होता है उसका विपरीत मानते हैं। तो यहाँ पर हमें √3 को एक परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हल में हमें लिखना माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया? विपरीत मान लिया। हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे विपरीत मान लिया, इसे हमने एक परिमेय संख्या मान लिया। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर दी हो वो हमेशा अपरिमेय होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हमने √3 को क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ अंश और हर हमारे दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो भाई √3 को भी हम अंश बटा हर यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तब √3 p/q के रूप की होनी चाहिए, ठीक है भाई। √3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है और q हमारा 0 नहीं है। ये दोनों क्या है भाई? सहभाज्य पूर्णांक है। और सहभाज्य पूर्णांक मैंने आपको समझा ही दिया है, ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक होता है, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन फैक्टर नहीं होती है, सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला काम क्या होगा? इस रूट को किसी भी तरह से हमें हटाना है। तो भाई रूट हम कैसे हटा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम √3 का वर्ग कर लेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है भाई, हम √3 का वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर। तो भाई √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। जैसे हमने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, हम सेम तरीके से √3 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस संख्या चेंज रहेगी हमारी। √2 में रूट के अंदर 2 है और यहाँ रूट के अंदर 3 रहेगा, यानी जहाँ जहाँ √2 में 2 आया है वहाँ वहाँ इस सवाल में 3 आएगा। ठीक है, ओके। अब भाई √3 का वर्ग क्या होता है भाई? 3 होता है। √3 गुणा √3, रूट से एक कैंसिल हो जाएगा, तो भाई जो रूट के अंदर है वही हमें आंसर मिल जाएगा। और ये हो जाएगा p का वर्ग बटे में q का वर्ग। और अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह से 3 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 से p² ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा 3 गुणा q²। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ हमें क्या मिला? p² बराबर 3q²। ये जो भी संख्या है इसका एक गुणनखंड 3 है और ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और ये बराबर है p² के। अगर ये 3 से विभाजित होगी तो p² भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। जो संख्या ये है वही संख्या तो है ये। ठीक है, अगर 3 से p² विभाजित हो जाता है तो 3 से p भी विभाजित हो जाएगा। भाई एक अभाज्य संख्या है, अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी पूर्णांक का वर्ग विभाजित होता है तो उसी अभाज्य संख्या से वो पूर्णांक भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लिख लेना है, क्योंकि p² 3 से विभाजित है इसीलिए p भी 3 से विभाजित होगा। ये हमें कहाँ से मिला? फिर मैं 1.3 से। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे क्योंकि हमें पता है हमें इसकी ज़रूरत है। देखो हमें यहाँ क्या मिला है भाई? p 3 से विभाजित है, यानी 3 p का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हम p को 3 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना p बराबर 3r।
एक गुणनखंड हमारा 3 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड कोई ना कोई ज़रूर होगा, उसको हमने r मान लिया है। ठीक है, तो p को हम 3 गुणा r लिख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रमेय 1.4 में देखा। अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा तो यहाँ हमें दोनों ओर वर्क करना है। दोनों ओर वर्क करने पर तो यहाँ भाई p का वर्ग और इधर 3 r का वर्ग, तो हमें क्या मिलेगा भाई p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9 r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, यहाँ p स्क्वायर बराबर है 9r स्क्वायर, दोनों ही p स्क्वायर के मान हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं भाई 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 3 की साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ बचेगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, 3 आ जाएगा बटे में, 3 से 9 हो जाएगा 3 बार में कैंसिल, तो हमें मिलेगा q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो भी संख्या है 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अगर ये 3 से विभाजित है तो क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 से क्यू भी तो विभाजित होगा, क्योंकि 3 क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से किसी पूर्णांक का वर्ग विभाजित होता है तो वो पूर्णांक भी तो विभाजित हो जाता है, जैसा कि हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ा था। तो इस चीज़ को हमें यहाँ लिख लेना है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा प्रमेय 1.3 से। ठीक है, ये हमें प्रमेय 1.3 से मिला है। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या मिला है भाई, फर्स्ट में हमें मिला है p 3 से विभाजित है और सेकंड में हमें मिला है q भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या भाई, p और q इन दोनों का एक के अलावा 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, ये विरोधाभास हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरू में ही विपरीत माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास कैसे दूर होगा, जब हम ये बोल देंगे कि भाई √3 परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं तो क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। तो बस अब हमें लिखने का काम करना है। ठीक है, जो हमने √2 के लिए लिखा है वही हम √3 के लिए लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 और 2 से स्पष्ट है कि p तथा q 3 से विभाजित हैं, अर्थात p तथा q में 1 के अतिरिक्त 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हमें ये लास्ट में लिखना है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ हमारा सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला सवाल यानी अगला उदाहरण सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 10 में हमें दिया है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये अच्छे से जानते हैं 5 हमारी एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं तो इस प्रकार से ये जो उत्तर मिलता है, यानी ये जो अंतरफल होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और अगर आप इनको आपस में जोड़ेंगे यानी योगफल करेंगे तो योगफल भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। और अगर आप जीरो को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या की या परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होता है वो भी हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो भाई हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। जो हमें दिया है उसका हम विपरीत मानेंगे। ठीक है, और इससे हमें एक विरोधाभास मिल जाएगा। तो जैसे हमने उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व किया वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे भाई विरोधाभास विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 माइनस √3 को परिमेय संख्या मानेंगे यानी विपरीत मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, विपरीत मान लिया। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है लेकिन हमने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हम 5 माइनस √3 को भी क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे परिमेय मान लिया है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं तब
5 माइनस रूट 3 बराबर होनी चाहिए पी बटा क्यू के। यानी हम 5 माइनस अंडर रूट 3 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू हमारा 0 नहीं है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब देखो, यहां हमें बस एक छोटा सा काम करना है और हमारा सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या काम करना है? जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे और जो बिना रूट वाली संख्या उसको दूसरी तरफ रखेंगे। ठीक है, मतलब रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली संख्याओं को हम अलग अलग रखेंगे। तो देखो, 5 हमारी बिना रूट वाली संख्या है, इसको हम इधर ही रोक लेते हैं। ठीक है, और p बटा क्यू ये भी हमारी बिना रूट वाली, इसको हम इसी के पास ले आते हैं। यहाँ ये प्लस की है, इधर हो जाएगी ये माइनस की p बटा क्यू। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस का अंडर रूट 3 हम इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा भाई। ठीक है, यही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। यहां हमें विरोधाभास मिल चुका है। देखिए कैसे, 5 ये एक पूर्णांक है, p भी हमारा एक पूर्णांक है और q भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, हमने माना है ना p और q क्या है, पूर्णांक है। तो 5 p और q ये क्या है, तीनों ही पूर्णांक हैं। इसको सॉल्व करके हमें जो उत्तर मिलेगा वो कैसी संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय? तो आप कहेंगे सर पूर्णांकों से हमें तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो 5 माइनस पी बटा क्यू ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये बराबर का चिन्ह है और इधर है हमारा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 क्या है भाई, हम अच्छे से जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या, अभी हमने सिद्ध किया। तो क्या कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। अगर 5 माइनस पी बटा क्यू ये एक परिमेय संख्या है तो रूट 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं रूट 3 हमारी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां ये हमें विरोधाभास मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भाई, परिमेय और अपरिमेय संख्या हमें बराबर मिल रही है, जो कि एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने शुरू में ही विपरीत मान लिया कि भाई ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है फिर क्या है भाई, विरोधाभास मिल रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है ये। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो परिमेय होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हमें लिखना है क्योंकि 5 पी और क्यू पूर्णांक है, इसीलिए 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है और यहाँ 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर अंडर रूट 3 है, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, ये एक विरोधाभास है। ठीक है, ये विरोधाभास हमें क्यों मिला? ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 परिमेय नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लिखना होगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 11 आपको दिया, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 3 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है, गुणनफल है। भाई 3 की और रूट 2 की गुणा करने पर हमें ये मिला है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें अपरिमेय संख्या दर्शाना है। भाई कैसे? तो जैसे अभी हमने उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व किया है, कुछ इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें विपरीत मानना है, तो हमें लिखना है माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमने इसे विपरीत मान लिया। ठीक है, अब हमने 3 रूट 2 को परिमेय संख्या मान लिया, तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू 0 नहीं होता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। तब 3 रूट 2 पी बटा क्यू के रूप की होनी चाहिए, जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है भाई, जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ रखना है, जो बिना रूट वाली उसको दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, तो देखो हम रूट वाली संख्या को यानी रूट 2 को यहीं रोक लेते हैं। ठीक है, बराबर है हमारा पी बटे क्यू। ठीक है, इस 3 की साइड चेंज करेंगे, इधर लेकर आएंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा पी बटा 3 क्यू। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बस लिखना है केवल, देखो ये रूट 2
एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रमेय 1.4 में सिद्ध किया है। और ये क्या है भाई, p हमारा एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक बटा पूर्णांक है, यानी ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि हमने प्रमेय 1.4 में सॉल्व किया है कि √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। ये विरोधाभास हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने शुरू में ही विपरीत मान लिया। ठीक है, अगर 3√2 परिमेय नहीं तो क्या फिर अपरिमेय है। ठीक है, इसको हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है, क्योंकि p, q और 3 पूर्णांक हैं, इसीलिए p/3q एक परिमेय संख्या है। और यहाँ √2 बराबर है p/3q के, जो एक विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें विरोधाभास क्यों मिला? ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 एक परिमेय नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमें लिख देना है। यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये भी उदाहरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल आपको दिया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार से हमने √2 को और √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, उसी प्रकार से हम √5 को भी परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। भाई सेम सवाल हमारा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो सॉल्यूशन हमने √2 और √3 में किया है वही सॉल्यूशन हमारा √5 के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें विपरीत मानना है। हमें ये मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, विपरीत मान लिया। भाई √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमने परिमेय मान लिया है। अब हमने इसे परिमेय मान लिया तो हम इसे p/q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। तब √5 बराबर होना चाहिए p/q के रूप में। यानी हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक हैं और q हमारा 0 नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इस रूट को हटाना है। तो इसके लिए हमें वर्क करना होगा। इधर वर्क करेंगे तो इधर भी हमें वर्क करना होगा, तो हमें दोनों ओर वर्क करना होगा। ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ओर वर्क कर लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, √5 का वर्ग यानी √5 गुणा √5 ये हो जाएगा भाई 5। ठीक है, और इधर हमें मिलेगा p का वर्ग बटे में q का वर्ग। ठीक, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो हम यहाँ 1 लगा लेते हैं। ठीक है,
जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लगा सकते हैं। 1 की और p² की गुणा होगी तो ये हो जाएगा p², ठीक, और ये हो जाएगा आपका 5q²। तो यहाँ हमें मिला p² बराबर 5 गुणा q²। ये जो भी संख्या है इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, ये संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है भाई। गुणनखंड होने पर क्या होता है, संख्या विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और ये बराबर है p² के। यानी अगर ये संख्या विभाजित है 5 से तो p² भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब आपको पता ही है भाई 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या से हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग विभाजित होता है तो वो पूर्णांक भी विभाजित हो जाता है। यानी 5 से p² विभाजित होता है तो 5 से ही p भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें लिख लेना है। तो हमें लिखना है क्योंकि p² 5 से विभाजित है इसीलिए p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ये हमें कहाँ से मिला भाई, प्रमेय 1.3 से। और इसको हमें बॉक्स में बंद कर लेना है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p भी 5 से विभाजित है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई कि 5 p का एक गुणनखंड है, क्योंकि p 5 से विभाजित है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि माना p बराबर 5r, जहाँ r क्या है, कोई पूर्णांक है। भाई 5 p का एक गुणनखंड है तो दूसरा गुणनखंड भी जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसको हमने r मान लिया, ठीक है। तो हम p को 5 गुणा r लिख सकते हैं। अब हमें दोनों ओर वर्क करना है। दोनों ओर वर्क करने पर तो p का वर्ग बराबर 5r का वर्ग, 5r का वर्ग, ठीक है। क्या मिलेगा हमें भाई p² और ये हो जाएगा 5 गुणा 5 25r², ठीक है। अब देखिए ज़रा, p² बराबर 5q² और यहाँ p² बराबर 25r²। दोनों ही p² के मान हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हम इन्हें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5q² बराबर 25r², बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों p² के मान हैं तो आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब हमें 5 की साइड चेंज करनी है तो ये हो जाएगा हमारा 25r², q² बराबर 25r² और ये 5 आ जाएगा भाई बटे में, ठीक है। 5 से 25 5 बार में कैंसिल, तो हमें मिलेगा भाई q² बराबर क्या बचा, 5r², 5r²। तो यहाँ हमें q² किस रूप में मिला है भाई, 5r² के रूप में, यानी q² बराबर है 5r²। और ये 5 क्या है, ये इस संख्या का एक गुणनखंड है, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और ये बराबर है q² के, तो q² भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर q² 5 से विभाजित हो जाएगा तो q भी 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसको हमें लिख लेना है। तो हमें इस तरह से लिख लेना है, क्योंकि q² 5 से विभाजित है इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा, प्रमेय 1.3 से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना है और इसको सेकंड बोल देना है, ठीक है। क्या बोल देना है, सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या मिला है, फर्स्ट में मिला है आपको p 5 से विभाजित है और सेकंड में मिला है q भी 5 से विभाजित है, मतलब दोनों ही 5 से विभाजित हैं। इसका मतलब क्या भाई, p और q इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी हो जाता है जो 1 के अतिरिक्त है। तो ये एक विरोधाभास हो जाएगा। भाई विरोधाभास किस बात का है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने शुरू में क्या बोला है कि p और q सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब p और q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ हमें 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर मिला है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है, तो ये एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरू में विपरीत माना, इसलिए हमें ये विरोधाभास मिला, ठीक है। तो इस विरोधाभास को दूर कैसे किया जाएगा, जब हम ये कहेंगे कि भाई √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर √5 एक परिमेय संख्या नहीं फिर क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको हमें लिखना भी है, तो जैसे हमने √2 और √3 के लिए लिखा है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें लिखना है, फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि p और q 5 से विभाजित है, अर्थात p और q में 1 के अतिरिक्त यानी 1 के अलावा 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। जो इसका विरोधाभास है कि p और q सहभाज्य पूर्णांक है, यानी p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये विरोधाभास है एक। भाई 5 हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है तो ये विरोधाभास हो जाएगा।
ये विरोधाभास हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। जो हमें दिया है उसका हम विपरीत मान लेंगे। ठीक है, हम 3 + 2√5 को, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, विपरीत मान लिया। ठीक है, अब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तब 3 + 2√5 P/Q के रूप की होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q हमारा 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा ही काम करना है, रूट वाली संख्या को एक तरफ और बिना रूट वाली संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 को ले जाते हैं इधर और यहाँ हमारा बचेगा भाई 2√5। ठीक है, और यहाँ है हमारा P/Q। ठीक, 3 प्लस का इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का। अब हमें इस 2 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ बचेगा भाई √5 और इधर है हमारा P/Q -3। इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमें विरोधाभास मिल चुका है। देखिए कैसे, √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बराबर में क्या है भाई, P/Q -3 2, ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। और पूर्णांकों से हमें क्या संख्या मिलेगी भाई, परिमेय संख्या मिलेगी। तो P/Q -3/2 पूर्णांक बटे पूर्णांक हो जाता है ना, ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि बराबर में √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या यहाँ बराबर मिल रही हैं, तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, विरोधाभास हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरू में ही विपरीत मान लिया। अब इसको हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो हमें लिखना होगा, क्योंकि P/Q -3 और 2 ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसीलिए P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ √5 बराबर है P/Q -3/2 के, जो एक विरोधाभास है। क्यों है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √5 को भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, हमने सिद्ध किया है अभी अभी कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो एक विरोधाभास हो जाता है। ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, यहाँ आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। इसके हमें 3 भाग दिए हैं। ठीक है, तो पहले भाग में हमें दिया है 1/√2। हमें 1/√2 को क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना होगा, विपरीत मानना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये हमारा हल हो जाता है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने विपरीत मान लिया, हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये P/Q रूप नहीं है भाई। परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनमें P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। यहाँ देखिए P हमारा पूर्णांक है, लेकिन बटे में जो Q है हमारा, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसको आप P/Q रूप ना समझ बैठें, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब
1/√2 बराबर P/Q। ठीक है ना। वही हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, और Q हमारा 0 नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं। जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q हमारा 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम व्युत्क्रम ले लें। व्युत्क्रम क्या होता है भाई, जैसे कि देखिए एक उदाहरण समझिए, 7/2 है। ठीक है, तो 7/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ व्युत्क्रम ले लें तो हमें क्या मिलेगा भाई, √2/1। इधर हमने व्युत्क्रम लिया तो इधर भी हम ले लेंगे, ये हो जाएगा Q/P। ठीक है, तो हमें व्युत्क्रम ले लेना है। तो हमने लिख लिया व्युत्क्रम लेने पर 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, √2 बटे में 1 हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई आपका P/Q का Q/P। अब यहाँ हमारा सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ हमें एक विरोधाभास मिल रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं, तो ये एक विरोधाभास हो जाएगा। भाई अपरिमेय और परिमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। ये विरोधाभास हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरू में ही विपरीत मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लिखना है, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसीलिए Q/P, यहाँ जो हमें ये Q/P मिला है, एक परिमेय संख्या है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q/P एक परिमेय संख्या है और यहाँ √2 बराबर है Q/P, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको संख्या दी है 7√5। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, विपरीत मानेंगे। तो हल में हमें लिखना है 7√5 एक परिमेय संख्या, हमने विपरीत मान लिया। अब हमने इसे परिमेय मान लिया है, तो इसे हम P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q हमारा 0 नहीं होता है, तो इसको हमें लिख लेना है। लिख लिया है, तब 7√5 P/Q के रूप की होनी चाहिए, यानी हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक और Q हमारा 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा ही काम करना है। क्या करना है भाई, जो बिना रूट वाली संख्या उसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ हमें मिलेगा √5 बराबर P/Q। ठीक है, और ये गुणा में है, तो साइड चेंज करके ये आ जाएगा यहाँ बटे में। ठीक है, यहाँ पर हमारा सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमें एक विरोधाभास मिल रहा है, क्या भाई, √5 एक अपरिमेय संख्या और P/7Q ये क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। भाई P भी हमारा एक पूर्णांक है, Q भी हमारा एक पूर्णांक है और 7 भी हमारा पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हमें कुछ इस तरह से लिख देना है, क्योंकि P, Q और 7 पूर्णांक हैं। P, Q और 7 क्या है, पूर्णांक हैं, इसीलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। और यहाँ √5 बराबर है P/7Q के, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आखिरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में आपको दिया है 6 + √2। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना होगा, विपरीत मानना होगा। ठीक है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हमने यहाँ विपरीत मान लिया। अब इसको हम P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तब 6 + √2 बराबर P/Q होनी चाहिए, जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q हमारा 0 नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, रूट वाली संख्या को एक तरफ और बिना रूट वाली संख्या को दूसरी तरफ। ठीक है, ऐसे जब भी आपको सवाल दिया हो तो आपको रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना हो और बिना रूट वाली संख्या को दूसरी तरफ। ठीक, तो यहाँ हम रूट तो रोक लेते हैं और इधर है हमारा P/Q, ये प्लस का 6 इधर जाकर हो जाएगा -6। यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ विरोधाभास मिल चुका है भाई। P/Q -6 ये एक परिमेय संख्या और हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, तो हमें इन सभी चीज़ों को लिख लेना जैसे हमने सभी प्रश्नों में लिखा है। हमें कुछ इस तरह से लिखना है, क्योंकि PQ और -6 पूर्णांक है इसीलिए P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ √2 बराबर P/Q -6 है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ।